असमानता सुनने में बड़ा अजीब सा शब्द लगता है ना भाई। समानता की बात कोई करे तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने असमानता से शुरू क्यों किया? भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो तमाम वर्ग संघर्षों के द्वारा हम ये समझते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारे इतिहास में भी और वर्तमान में भी ऐसे बहुत से उदाहरण थे और हैं जो असमानताओं से भरे पड़े हैं, जहां पे लोगों के प्रति असमानता देखने को मिलती है। इसीलिए जब भारत का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, भारत का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा था, कोडिफाई किया जा रहा था, उस समय संविधान विज्ञों ने यह सोचा कि इस वर्ड को, समानता को अमर कर दिया जाए। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, जो हमें समानता का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार के रूप में समानता को हमारी जिंदगी पे आरोपित करता है, उस अनुच्छेद को अमरता प्रदान की गई। हम बात करेंगे आज के अपने इस एपिसोड में संविधान के अनुच्छेद 14 की। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं हमारी आपकी अपनी सीरीज हम आप और हमारा संविधान। आज छठा एपिसोड है और पिछले 5 एपिसोड्स को आपने बहुत प्यार दिया। मतलब मैंने कई बार इस बात को बोला है, वापस से मैं कह रहा हूं कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पे जब मैं इस स्नेह, इस प्यार को देखता हूं तो बहुत अभिभूत सा महसूस करता हूं। आह्लादित जिसे कहते हैं ना, बहुत आह्लादपूर्ण भावना रहती है जब मैं देखता हूं आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स। ठीक है, हमने एक शुरुआत की थी, आज उसके छठे पड़ाव पे हैं। और इस छठे पड़ाव पे, चूंकि अगर आप रेगुलर इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने हम आप और हमारा संविधान के अंतर्गत ही एक और सब टॉपिक शुरू किया था, भारतीय संविधान का स्वर्णिम त्रिभुज, द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गोल्डन ट्रायंगल क्या था अगर बात किया जाए तो, गोल्डन ट्रायंगल की जब हमने बात करते हैं तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 और आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया था कि यह भारत के गोल्डन ट्रायंगल है। 2 अनुच्छेदों यानी कि 21 और 19 की बात पिछले 2 एपिसोड में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, यानी कि समानता के अधिकार की। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमेशा से ही जो हमारा प्रमुख प्रयास रहा स्टडी आईक्यू में, जिसे कहते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आपकी उस शिक्षा पद्धति को और मजबूत करना है जहां पे न सिर्फ आप किताबों बल्कि किताबों के दरमियान आने वाले विशेष शब्दों और कॉन्सेप्ट को अपनी तरह से समझते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि असर में हमने जो पढ़ लिया उसका ध्येय क्या है, उसमें एग्जैक्टली जो संविधान विज्ञ थे, जो संविधान विशेषज्ञ थे, वो क्या कहना चाहते थे, लिखना चाहते थे, बताना चाहते थे। बस उसी भ्रम को क्लियर करने के लिए, उसी शंका के निवारण के लिए ये सीरीज है। तो आज है छठा एपिसोड और यहां पे हम पार्ट 3 में बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। बात किया जाए तो देख लेते हैं द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका तर्जुमा, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य वंचित नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समानता के हमारे अधिकार को वो नहीं रोकेगा, ऐसा इस अनुच्छेद में दिया गया है। हालांकि इसमें बहुत सी लेयर्स हैं और उन्हीं लेयर्स को समझने के लिए आज हम लोग यहां पे उपस्थित हैं। मेरा पूरा मंतव्य यही है कि मैं आपको उन लेयर्स को डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, बात किया जाए, ये तो इसका प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में था। अगर कभी लिखने को आए तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इसको इसी तरीके से लिखिए। प्रयास हमेशा करना चाहिए कि जो भाषागत इसका जो सौंदर्य है वो वैसा ही रहे। हाँ, हम इसको समझाएं तो बहुत ल्यूसिड भाषा में समझा सकते हैं ना। तो बात किया जाए इसके बाद की, तो राइट टू इक्वालिटी की जब ये बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की जब बात करता है समानता के अधिकार की, तो इसमें 2 चीज आता है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
बिफोर लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण, दो बातें आती है ना। अब अगर बात किया जाए कि फर्स्ट वन क्या है और सेकंड वन क्या है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छुपा है वो इन दो जो क्या कहते हैं नियम है, इन दोनों नियमों में ही छुपा हुआ है, इन दो कॉन्सेप्ट सिद्धांत में ही छुपा हुआ है। बात किया जाए अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो यह कहता है, आपने वो देखा होगा ना कि वो कानून की देवी वो तराजू लेके आंख पे पट्टी बांधे तमाम बॉलीवुड की मूवीज में, उसकी आंख पे जो पट्टी बंधी रहती है ना, वो ये नहीं बताती कि मैं कुछ नहीं देख रही हूं, वो ये कहती है कि मेरे आंख पे पट्टी बंधी, अब मेरे लिए सब समान। ये उस इक्वालिटी की बात करता है, मतलब कानून यानी विधि के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन जब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो यहां पे एक चीज हमें क्लियर होता है कि ये तो दे ही दिया, इसका जो प्रयोजन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ये क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, ये समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हम उसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो हैं उनसे कोई मान के चलिए कि बहुत गरीब घर से हैं, इनकी मंथली इनकम मान के चलिए कि 3,000 रुपए है, ठीक है। मिस्टर बी बहुत अमीर घर से हैं, इनकी मंथली इनकम लगभग मान के चलते हैं कि 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास, इनकी 3 मिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह है। इन दोनों ने कोई कॉमन सा कोई एक अपराध इन्होंने किया, कोई भी मान सकते हैं कि छोटा मोटा अपराध जिसमें 2 साल 3 साल की सजा या कोई जुर्माने का प्रावधान हो। अब अगर इन पे मान के चलिए कि उस सजा के लिए जो प्रावधान है उसमें 4,000 जुर्माने देने का प्रावधान है, तो इसके लिए जो 4,000 हुआ और इसके लिए 4,000, दोनों में कितना अंतर है, मतलब इसकी जो मंथली इनकम है उससे 1,000 ज्यादा यहां पे है, इनकी जो मंथली इनकम है उसके सामने 4,000 कहीं नहीं है। तो ये तो डिफरेंस दिख रहा है ना कि सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ से नहीं चलेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। साबुन बहुत एक ऐसा चीज जो मेरे ख्याल से हर हाउस होल्ड के घर में हमें दिखता है। देखिए, कोई भी साबुन आप खरीदें, आप करोड़पति हैं या चाहे गरीब हैं, कितना भी पैसा आप पा रहे हैं, साबुन के लिए जो टैक्स है दोनों लोग समान देते हैं। इसीलिए जो इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, इनको कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव यानी नकारात्मक नेचर का माना जाता है। इस वजह से इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, क्योंकि वो दोनों ही इक्वल हैं, मतलब दोनों जो गरीब और अमीर दोनों साबुन खरीद रहा है, दोनों के लिए तो हाँ इक्वल है भाई, उनके लिए भी वही दाम, उनके लिए भी वही दाम, लेकिन दोनों के लिए उस पैसे का महत्व अलग है। इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सही है, लेकिन इससे आगे भी हमें सोचना पड़ेगा, और वही बात लेके आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि समान ग्रुप में, समान तरीके के लोगों में समान तरीके की विधियों का, कानून का, लॉ का संरक्षण दिया जाएगा उनको। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई पूरे मिलिट्री के लोग हैं तो उनके लिए जो कानून होंगे वो एक तरीके के होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे उनके लिए एक होंगे, जो नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट के होंगे उनके लिए एक होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे उनके लिए एक होंगे। वरना अगर यही सिर्फ लागू होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और स्टेट गवर्नमेंट वाले दोनों से लड़ जाते, स्टेट वाला कहता कि हमें सेंट्रल वाले के बराबर पैसा चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होती थी ना। इस वजह से इन दोनों का रहना बहुत जरूरी है। और एक और बात, ये हमने लिया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसको हमने लिया है यूएसए यानी कि अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो यहां पे मुझे लगता है आपको यहां पे स्पष्ट हुआ होगा कि इन दोनों की उपयोगिता क्या है, ठीक है। पहले ही संविधान ये कह देता है कि नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर ये कहता है कि ठीक है, जो तार्किक रूप से जो थोड़ा सा वर्ग डिफरेंस है, जो वर्ग में अलगाव है, उसको हम टैकल करेंगे इसके द्वारा, ठीक है। इसके और लेयर हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात किया जाए इसके आगे की, तो रूल ऑफ लॉ जो अभी मैंने बात की, विधि का शासन। जब हम बात करते हैं विधि के शासन की, रूल ऑफ लॉ की, क्योंकि इसके पहले हमने बात की थी ना इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो उससे पहले रूल ऑफ लॉ जब बात करते हैं कि लॉ, 3 4 5 हजारों बार ये शब्द आपने अपने जिंदगी में सुना होगा, इसी लेक्चर में आपने 6-7 बार इसको सुन लिया है। लॉ की जब बात करते हैं उसको किस तरीके से रखा जाए, उसको रखने से पहले जब सिर्फ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यहां पे लॉ की, चाहे आर्टिकल 14 को के फर्स्ट पार्ट की बात की जाए चाहे सेकंड पार्ट की, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और
इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों की बात की जाए तो जो कॉमन शब्द है वो लॉ है। तो उसको लेके अगर देखा जाए कि ये रूल ऑफ लॉ है क्या, ये वो क्या चीज है जिसकी बात इसमें की जा रही है। तो देखिए, एक महोदय थे एवी डाइसी। अभी तक मुझे लगता है कि अगर आपने संविधान की बहुत सी किताबें ना पढ़ी हो इंडियन पॉलिटी की, तो हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे कि एवी डाइसी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी उदाहरण के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुए होंगे। खैर, एवी जो डाइसी हैं प्रोपाउंडर माने जाते हैं रूल ऑफ लॉ के, और रूल ऑफ लॉ के 3 प्रमुख जो आयाम हैं उन पे हम बात करते हैं। पहले ये कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी विधि की सर्वोच्चता, कानून सर्वोच्च है, पहले यह स्थापित करता है और भारत में यह फॉलो होता है। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमने सबसे पहला जो बताया जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, विधि के समक्ष समता, है ना। तो ये वाले जो रूल ऑफ लॉ का जो आयाम है ये भी भारत में फॉलो होता है। इसके बाद आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। यहां पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, विधिक भावना की प्रधानता। जब रूल ऑफ लॉ को डाइसी साहब एक्सप्लेन कर रहे थे तो जो तीसरा पॉइंट था वहां पे उन्होंने बताया कि जो लॉज हैं, नियम कानून हैं, जो विधियां हैं, इनका जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये जुडिशरी बेस्ड होना चाहिए। मतलब जुडिशरी की प्रधानता है, मतलब इस तरीके के कोई भी एक्सप्लेनेशन, रूल्स रेगुलेशन जो बनेंगे वहां पे क्या होगा, प्रीडोमिनेंस किसका होगा, लीगल स्पिरिट का होगा, जुडिशरी की जो स्पिरिट है उसका डोमिनेंस होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हम सभी पढ़ते हैं ना कि ये जो संविधान है हम आत्मार्पित करते हैं, आर सेल्स को बताते हैं ना कि खुद को ही हम आत्मार्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। इसका मतलब कि संविधान की जो प्रज्ञा निकल के आ रही है, संविधान की जो बेसिक वैल्यू निकल के आ रही है, वो एक डेमोक्रेटिक संविधान से निकल के आ रही है, वो एक रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री की जो भावना है, उसकी जो प्रज्ञा है, उससे वो वैल्यू निकल के आ रही है, सिर्फ जुडिशरी से निकल के नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो खारिज हो जाती है। तो जो रूल ऑफ लॉ था डाइसी साहब का, उसके ये जो 2 आयाम हैं, ये जो 2 उसके पिलर्स हैं, ये हमारे यहां भी दिखते हैं। लेकिन ये नीचे वाला है, ये बहुत माइन्यूटली सा दिखता है, क्योंकि मेजरली ये एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो प्रज्ञा है, उसका जो भावना है, जो उसकी वैल्यू है, ये उसको लिए हुए है ना। बात किया जाए इसके आगे की, तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ जो दूसरा पार्ट था, पहला तो जो हमने यूके वाला पोर्शन था उसको एवी डाइसी जी के पैरेलली हमने देखा कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, एंड देन विद इन रूल ऑफ लॉ व्हाट इज द 3 पैरामीटर्स, रादर आई शुड से कि 3 जो आयाम थे वो क्या हैं, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में वहां पे देखा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात किया जाए तो सेक्शन 1 जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14वां अमेंडमेंट था, वहां से ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इसका अस्तित्व तो हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा ये फैक्चुअल है, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि नो स्टेट शैल मेक और इन्फोर्स एनी लॉ विच शैल एब्रिज द प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज ऑफ सिटीजंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि अमेरिका का है, नॉर शैल एनी स्टेट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉर डिनाई टू एनी पर्सन विद इन इट्स जुरिसडिक्शन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कुल मिला के यही कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कुछ स्टेट्स का एक फेडरेशन है ना, तो किसी भी तरीके से जो विधियों का संरक्षण है वो समान होगा सभी क्षेत्र में, समझ रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ, फिर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या कहते हैं सेक्शन 1 का जो 14th अमेंडमेंट था, इन दोनों से छोटे छोटे 2 सिद्धांतों को हमारे संविधान ने एक प्रमुख सुदृढ़ सिद्धांत के रूप में आर्टिकल 14 के रूप में निरूपित किया, वहां पे उसको हमारे संविधान में उसको इनेक्ट किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चीजें कहां से निकल के आती हैं। ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 3। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स था वो उससे प्रेरित है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। पिछला जो वीडियो हमने किया था उसमें हमने उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को देखा था, लेकिन जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ था तब इनिशियली उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि यार ये तो बहुत मजबूत होता जाएगा, अलग ही लेवल पे एब्सोल्यूट हो जाएगा,
तो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई। हमारे संविधान में जब वो फंडामेंटल राइट्स आए तो उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आए। हालांकि बाद में उसमें डेवलपमेंट्स भी हुए, लेकिन हमने जब फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में इनेक्ट किया तो उनको उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनेक्ट किया। तो हमारा संविधान जब भी कहिएगा, बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत डीप में जाके स्टडी करके जो सबसे बेस्ट चीजें थी, जो सबसे अच्छे हीरे थे, उनको पिरो के संविधान रूपी एक माला बनाई, है ना। बात किया जाए इसके आगे की तो कोरोलरीज इसके रिलेटेड क्या है कि एक तो मतलब जैसे क्या होता है कि संविधान 14 अगर संपूर्ण रूप, सॉरी संविधान नहीं, अनुच्छेद 14 अगर संपूर्ण रूप से देखना है तो जो अनुच्छेद 15 है और जो अनुच्छेद 16 है, इसके बिना आप इसको नहीं देख सकते। क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा स्टेट, किसी भी तरीके का, चाहे वो क्या कहते हैं रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स यानी लिंग के बेस पे हो, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो, नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कभी डिटेल में उस पर बात करेंगे, लेकिन इनिशियली संविधान में दिया गया कि स्टेट, मैंने कहा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण के संदर्भ में बोला जा रहा है कि अगर यूपी की बात किया जाए तो वहां के लोगों के पे ये प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ नहीं होगा, कास्ट से किसी भी प्रदेश की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है सिटीजन के लिए। बात किया जाए अगर 16 की, जो अनुच्छेद 16 है वो बात किसकी करता है? अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है? क्या कि अवसरों में, रोजगार के अवसरों में भी आपको समानता मिलेगी और अन्य अवसरों में भी आपको समानता मिलेगी। तो ये जो तीनों है ना, 14, 15, 16 की ट्रायोलॉजी मिलके समानता के अधिकार को मजबूत करते हैं। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो समानता का अधिकार संपूर्ण रूप से हमारे सामने आ जाता है ना। अब अगर बात किया जाए, जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जैसे महिलाओं की बात कर ली जाए, बच्चों की बात कर ली जाए, जब भी हम इन वर्गों की बात करते हैं, वृद्धों की बात कर ली जाए, या किसी विशेष क्या कहते हैं जातिगत समूह की बात कर ली जाए, या किसी पिछड़े वर्ग की बात कर ली जाए, अनुसूचित वर्ग की बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं उन्होंने असमानता का दंश झेला है। और अगर उन्होंने असमानता का दंश झेला है तो संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि भविष्य में उन्हें असमानता न झेलनी पड़े। और इसलिए 14, 15, 16 की जो ट्रायोलॉजी है वो सामने आती है सशक्त रूप से, और हमारे देश का जो संविधान है उसका सबसे मजबूत आधार स्तंभ सामने लाती है, प्रस्तावित करती है, इनेक्ट करती है। ठीक है, बात किया जाए अगर इसके बाद की तो कुछ और है इसकी इक्वालिटी के, कि इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, अब इसका एक केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। समरी में बता देता हूं, कुछ केसेस को हम इसके आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चूंकि हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, समानता जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर समानता का अधिकार मिल रहा है तो सबका एक तरीके से, आप सपोज कीजिए कि आपके जो अधिकार होंगे और जो राष्ट्रपति के अधिकार है, जो देश का प्रथम नागरिक है, उसके अधिकार और आपके अधिकारों में निश्चित रूप से ना भाई, वो जिस पोजीशन पे है उनके अधिकारों में और आपके अधिकारों में डिफरेंस होगा। गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं उनके अधिकारों में डिफरेंस होगा, या जो सिविल सर्वेंट होते हैं या जो न्यायाधीश होंगे, सबके अधिकारों में डिफरेंस होता है। तो समानता की जो डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, समानता में डाइवर्सिटी है, देयर इज डाइवर्सिटी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी 14 को देखिए, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 को देखिए, तो दो भागों को देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो दायरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत आ रहा है कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, देन इक्वलिटी इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये मतलब जो इसके एट्रीब्यूट्स को लेकर जब हम बात करते हैं तब ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में आता है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो वहां पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो अलग है। यहां पे हम सिर्फ इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो इक्वलिटी भाई बिल्कुल, समानता की बात क्यों नहीं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होगा? एक देश जिसने सदियों से असमानता के तमाम दंशों को झेला है, तमाम वर्गों ने वर्ग संघर्षों को देखा है, वहां पे समानता की बात करना सकारात्मक क्या कहते हैं गुण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी, तमाम देशों में हमने वर्ग संघर्षों को देखा, हमने वहां पे जातिगत संघर्षों को देखा, रेशियल मतलब जो हमारे जो चेहरे का रंग होता है,
हमारे जो चेहरे मोरे का रंग होता है, इसके आधार पर जो भेदभाव होता है, उन संघर्षों को देखा है, तो इक्वलिटी की बात तो की ही जानी चाहिए, है ना। और बात किया जाए इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, यही जो हमने तीसरा बात किया, जो यूएसए वाला जो कोरोलरी आई थी, क्या कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, उसी का ही एक्सटेंशन है कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। अब आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आप चाहें कि आपको तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वही सारी सुविधाएं मिलें, वही नियम आपके लिए लागू हो जो तमिलनाडु के रेसिडेंट के लिए होते हैं, तो इज इट पॉसिबल, इज इट लॉजिकल? नो ना। इट इज इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, एक प्रकार के लोगों के बीच में इक्वालिटी रहेगी, यह संविधान जरूर सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर किसी का ओहदा संवैधानिक रूप से बड़ा है तो उसके साथ अलग व्यवहार होगा और आपके साथ अलग व्यवहार होगा। यह हमारे संविधान की बड़ी मूल बात है, इसे आपको समझना होगा, है ना। बात किया जाए इसके आगे की, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एक शब्द है यहां पे, उसको बताने से पहले मैं इस इमेज को कहना चाहता हूं कि एक बार आप इस इमेज को देखें। दो इमेज है, ठीक है, दो यहां पे है। एक में एक ये प्रॉपर हट्टा कट्टा व्यक्ति ये मैच देख रहा है, एक बच्ची जो छोटी हाइट में छोटी है वो मैच देख रही है, और एक विकलांग या दिव्यांग जिसे हमने शब्द दिया है, दिव्यांग बच्चा कोई मैच देख रहा है। हमने कहा कि भाई समानता होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, तीनों को इक्वल बराबर का स्टूल दे दिया। ये चढ़ गई और लंबे हो गए, ये चढ़ गई थोड़ा बहुत देख पा रही है, ये तो व्हील चेयर पे है, ये जो दिव्यांग व्यक्ति है ये कैसे मैच देख पाएगा? तो क्या ये समानता हुई? क्या ये वास्तविक अर्थों में समानता हुई? नहीं, ये वास्तविक अर्थों में समानता नहीं हुई। समानता तब होगी जब हम इस व्यक्ति को बोले कि ठीक है यार, तुम खड़े खड़े ही मैच देख सकते हो, तुम्हें स्टूल की क्या आवश्यकता है। इस लड़की से करें कि ये स्टूल हमने यहां पे जोड़ दिया, इसे कहा कि बेटा अब आप मैच देख सकते हो, हमने आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया, अब अच्छे से आराम से देखो, क्योंकि यहाँ पे उचक के देख रहे हैं, यहाँ पे आराम से देख रही है। और इस जो दिव्यांग व्यक्ति के लिए हमने एक रैंप बना दिया, उस रैंप पे उसकी व्हीलचेयर को रखे कहा कि अब आप मैच देखो। तो अगर आप खुद भी थोड़ा भी तार्किक दिमाग रखते होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सच्चे अर्थों में जो समानता है वो ये है। ये जो बात करता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की, ये सीधी सी बात करता है कि इट मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट का जो अधिनियम है उसकी रैशनैलिटी को सामने लाने की बात करता है। ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये रैशनैलिटी को सामने लाने की बात करता है। समानता शुरू से लेके अभी तक मैंने हर अर्थों में आपको समझाई है, सबसे क्लियर तरीके से इस पिक्चर से समझ में आ रही है, जिसे मैंने यहां पे दिखाया कि समानता का एक रूप ये भी है, एक यूप रूप भी है, एक रूप ये भी है, लेकिन अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो ये सबसे तार्किक रूप, सबसे सही जो क्या कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इक्वालिटी का, वो यहां पे आपको दिखता है। बात किया जाए इसके आगे की, तो हाँ, वायलेशन ऑफ रीजनल डिफरेंशिया जो हम लोग भाई बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे केस से बात करेंगे कि कहां कहां पे हमें देखने को मिला, और थोड़े से डिटेल में भी जाएंगे, है ना, बात करेंगे अच्छे से। तो जो पहला केस है वो है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा एंड अदर्स। ये 1981 का केस है। अब इस केस में क्या था कि एयर इंडिया का एक नियम था। एयर इंडिया जो हमारे यहाँ की जो विमान वाहक सेवा है, उसका बड़ा प्रबुद्ध नाम है। पहले भारत सरकार के पास थी, वापस से टाटा जो कंपनी है उसने उसको एक्वायर कर लिया। तो 1981 में क्या हुआ था कि जो एयर इंडिया के जो नियम थे वो ये कहते थे कि अगर कोई एयर होस्टेस जॉब लगने के मतलब एयर होस्टेस बनने के 4 साल के अंदर अगर शादी कर लेती है या वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा भी वेतन भत्तों से जुड़े, उनके प्रमोशन से जुड़े बहुत से ऐसे पॉइंट थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे। यहां पे ये केस आता है और इन सभी पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस किया जाता है और कहा जाता है कि क्या कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो सिद्धांत है ये उसके विपरीत है। आपकी ये जो समानता की आपने नियम बना दिए हैं ये कहीं भी उन पे खरा नहीं उतरता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और एयर इंडिया का जो नियम था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, इस तरीके का जो आप असमान बिहेवियर है, ठीक है, एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि पक्षवाद जिसे कहते हैं कि आपने पुरुषों के लिए जो नियम है बड़ा अच्छा बना दिया और महिलाओं के लिए बड़ा ही दुरूह नियम बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके के जो असमान नियम थे उनको टैकल किया गया
एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा एंड अदर्स के केस में। ठीक है, तो ये कोई पहला एग्जांपल था जहां पे हमने जो क्या कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया या रीजनेबल डिफरेंशिया का हमें उदाहरण मिलता है, जहां पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के अधिकार समान हैं और स्टेट को सुनिश्चित करना पड़ेगा। चूंकि एयर इंडिया उस समय भारत सरकार के पास था, ये ध्यान रखना होगा आपको, प्राइवेट एंटिटी नहीं थी, और प्राइवेट एंटिटी होती तो भी भारत सरकार तो दखल दे सकती थी, क्योंकि अगर कोई एरोस्पेस में है, स्पेस में बड़े स्तर पे काम होता है, आप देश की सीमाओं पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट के नियमों को तो पालन करना ही पड़ेगा। और चूंकि वो सरकारी थी तो बिल्कुल ही पालन करना था। केस आपके सामने, रिजल्ट मैंने बता दिया क्या हुआ। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो आर्बिट्रेरीनेस एंड क्या कहते हैं इक्वालिटी आर द स्वॉन एनिमीज। ये मिस्टर ईपी रोयप्पा का केस है, स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। था क्या कि जो रोयप्पा साहब थे आईएएस ऑफिसर थे तमिलनाडु कैडर के। हुआ क्या कि प्रमोट होते होते जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने वाले थे, उस दौरान उन्होंने मतलब जो सरकार थे उन्होंने मंत्रणा करके एक नई कोई पोस्ट बना दी, वहां पे इन्हें भेज दिया, फिर एक पोस्ट बना के वहां भेज दिया, और मीनवाइल इनका कोई जूनियर था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोस्ट पे आ गया। तो इन्होंने वो पोस्ट ज्वाइन नहीं की और इन्होंने मैंडेमस, जो रिट आपने पढ़ी होगी 5 तरीके की रिट होती है, उनमें से एक मैंडेमस होती है, उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने ये केस दाखिल किया और इसमें इनको जीत मिली। और वहां पे ये बोला गया कि अगर आप इक्वलिटी की यानी समानता की बात करते हैं तो समानता के सामने आर्बिट्रेरीनेस मतलब कुछ भी, मतलब यादृच्छा भी उठा के किसी को कहीं भी आप नहीं लगा देंगे। अगर समानता है तो सभी अर्थों में होनी चाहिए। अगर वो आईएएस अधिकारी वहां पे सेक्रेटरी बनना चाहिए था तो उसे आप बनाइए, रैंडम कोई पोस्ट बना के रैंडम कहीं भेज देंगे, किसी उससे यंग व्यक्ति को लाके आप ऊपर प्रमोट कर देंगे, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वे। एंड उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और वहां पे ये जीते। तो उन्होंने बोला कि आर्बिट्ररीनेस यानी कि यादृच्छता ये इक्वलिटी यानी समानता के एकदम विपरीत है। तो जब भी आप समानता की बात करेंगे तो इस तरीके की किसी बात को आप संज्ञान में लेंगे ही नहीं। और वहां पे तमिलनाडु सरकार को एक लेसन दिया गया कि इस तरीके से आप समानता के अधिकार को नहीं छीन सकते। बात किया जाए इसके बाद की, तो राइट टू इक्वलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स अपने पिछले जो हमारा जो आर्टिकल, सॉरी पिछला नहीं, पिछले से पिछला जो हमारा एपिसोड था जहां पे हमने अनुच्छेद 21 की बात की थी, वहां पे भी हमने जो नालसा है और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 इस केस की बात की थी। और मैंने बताया था कि एक संविधान सम्मत देश होने के नाते, लोकतांत्रिक देश होने के नाते, लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते ये कितनी बड़ी जीत थी कि ट्रांसजेंडर जिनको उनका हक नहीं मिल रहा था, उनके हक को सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया। उसने कहा कि समानता का अधिकार इन पे भी लागू होता है, इनके साथ जो अत्याचार होते हैं इनको कानूनी रूप से भी जो प्रताड़ना मिलती है, चूंकि अगर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है तो ये एक प्रकार की प्रताड़ना ही है। और अगर ये सरकार के द्वारा हो रहा है तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको भी जॉब में, मतलब जो रोजगार है उसमें अवसर दिए जाएंगे। इसलिए अब देखिए कि मेल और फीमेल के साथ एक ट्रांसजेंडर का कॉलम भी होता है। तो समानता का अधिकार एक और तरीके से अक्षुण्ण रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। बात किया जाए इसके बाद की, तो ट्रिपल तलाक जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, बहुत महत्वपूर्ण केस, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं तलाक की, तो भारत में जो हिंदू मैरिज होता था ये बहुत सैक्रोसेंट माना जाता था, ठीक है, पवित्र बंधन माना जाता था। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद जो हमारा जो शादी का जो संस्थान था यहां पे ये डॉक्यूमेंटेड होने लगा, है ना। इस्लाम में बहुत पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट या करार के तौर पे शादी को लिया जाता था। जब भी कोई अलग होना चाहे वो अलग हो सकता है। भाई, किसी आदमी को अगर आप नहीं झेल पा रहे हैं, किसी महिला को मान लीजिए आप नहीं झेल पा रहे हैं और जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप बिल्कुल अलग हो सकते हैं, है ना। तो यही जो सिद्धांत था इस्लाम में शुरुआत से था, ठीक है। लेकिन चूंकि उसमें तलाक के बहुत से प्रावधान थे, तलाक क्या कहते हैं, तलाकुल बिद्दत, खुला, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें थी जहां पे तलाक के प्रावधान पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों के लिए किए गए थे। लेकिन चूंकि ये जो ट्रिपल तलाक वाला मामला है, इस मामले पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ट्रिपल तलाक वाला आता है तलाकुल बिद्दत के तहत, जहां पे इनिशियली ये था कि 3 तुहुर पीरियड के बाद, मतलब तुहुर पीरियड जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियड होता है, जब जो मासिक धर्म किसी महिला को आता है, तो एक
तुहुर पीरियड यानी एक मासिक धर्म के बाद उसने तलाक बोला, फिर दूसरे पीरियड्स के बाद तलाक बोला, फिर तीसरे पीरियड के बाद तलाक बोला, उसके बाद उसका तलाक मुकम्मल होता था, ऐसा किया गया था। पर ये बनते बनते इतना ज्यादा खराब हो गया कि ये ट्रिपल तलाक से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे आ गया कि फोन करके कोई भी कह देता था कि भाई तलाक तलाक तलाक। और ये महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक स्थिति थी क्योंकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो रही थी। मैं एक बात और बताऊं, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें अकबर जोधा बाई से वहां पे कहते हैं, जो ऐश्वर्या राय का किरदार था, उससे वो कहते हैं कि अगर आप मुझसे खुश नहीं है तो खुला का रास्ता आपके पास है। तो जो खुला की बात वो करते हैं, उसकी जो वो बात करते हैं, खुला की बात जो करते हैं, उसमें जो महिला है वो इनिशिएट कर सकती है तलाक को। वो भी जैसे पुरुष यहां पे तलाकुल बिद्दत में कर सकते हैं, वैसे ही खुला में महिला इनिशिएट कर सकती है। लेकिन चूंकि जो पितृसत्तात्मक समाज हमारा रहा भारत में, उसने कहीं ना कहीं जो पुरुषों वाले जो अधिकार थे उनको ऐसा मजबूत कर दिया और फिर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के रूप में इतना ज्यादा उसको रिग्रेसिव बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसलिए यह केस बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, माताएं हैं, उनके अधिकारों को वहां पे पूरी तरीके से अक्षुण्ण रखा, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया, सशक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो समानता के अधिकार का एक और हमको एंगल यहां पे देखने को मिलता है। बात किया जाए इसके बाद की, तो कॉन्सेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी एक्ट बिटवीन द एडल्ट्स नो मोर क्राइम, इसकी भी हमने बात की। नवतेज सिंह जौहर की जो हमने अनुच्छेद 21 की जब बात की तो हमने इसकी भी बात की थी, चूंकि इसकी डिटेल में बात कर चुका हूं और आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि बहुत सारे इसका केसेस थे। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको क्या कहते हैं, इस पे बात, इसको डिक्रिमिनलाइज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिमिनलाइज किया, फिर वापस से ये केस आता है 2018 का, वापस से डिक्रिमिनलाइज होता है और अभी तक डिक्रिमिनलाइज ही है। भाई अगर दो एक तरीके के व्यक्ति हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो किसी भी माध्यम से अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको क्रिमिनल सजा या क्रिमिनल ऑफेंस के तहत उनको दाखिल या उनको जेल नहीं डाल सकते, उन पे क्रिमिनल सजा आरोपित नहीं कर सकते। तो ये वो बात थी, इस पे हमने डिस्कशन कर चुका है, तो आप सेकंड लास्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से हमने उस पर बात की है। बात किया जाए इसके बाद की, तो एडल्ट्री, व्यभिचार, इससे रिलेटेड केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, और इस पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जरूर बात करना चाहूंगा। इसको थोड़ा सा उदाहरण की तरफ समझते हैं कि ये था क्या, समानता किस तरीके से एक पक्ष को नहीं मिल पा रही थी। अब इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, आप इसको कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, उनका नाम है बाल खिलावन। ये बाल लिखा है, आप समझ सकते हैं, इसको काट देता हूं ब्रो। अगर कोई व्यक्ति हैं, उनका नाम है बाल खिलावन, इनकी पत्नी का नाम है, जो इनकी पत्नी है उनका नाम है फूलमती देवी। ये बस उदाहरण है, ठीक है, ये कल्पना मात्र है। अगर किसी से इनकी आइडेंटिटी मैच करती है तो ये संयोग मात्र होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, पर्सनली मत लीजिएगा। तो अगर पहले जो था भारत का जो सेक्शन 497 और आईपीसी की बात की जा रही है, भारतीय दंड संहिता के धारा 497 की जो बात की जा रही है, पहले उसमें क्या था और इस जो निर्णय था, इसके बाद क्या बदलाव हुआ है, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले यह था कि अगर बाल खिलावन को पता चलता है कि फूलमती देवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी व्यक्ति एक्स से है, ठीक है, तो दो चीजें, एक तो वो फूलमती को तलाक के लिए भी, या वो मतलब दे सकते थे कि हम उनसे तलाक लेना चाहते हैं, उनको तलाक के लिए भी वो अर्ह थे, और वो मिस्टर एक्स को सजा भी दिला सकते थे, ठीक है, मिस्टर एक्स को सजा भी दिला सकते थे एडल्ट्री यानी व्यभिचार के कानून के तहत। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, उल्टा ये कि अगर फूलमती देवी, इन्होंने कभी पकड़ लिया होता कि राम खिलावन जो बाल खिलावन जी, सॉरी राम खिलावन नहीं, बाल खिलावन जी जो हैं, इनका किसी वाई नाम की महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या शादी है, और फूलकली देवी, ठीक है, इसको उदाहरण देकर तलाक के लिए जा सकती थी, पर इस वाई नाम की महिला को किसी प्रकार से वो सजा नहीं दिला सकती थी। बाल खिलावन एक्स को दिला सकते थे, लेकिन फूलकली जो थी वो वाई को सजा नहीं दिला सकती थी, ठीक है, 497 के तहत, सेक्शन 497 के तहत। अब देखिए,
यहां पे इक्वलिटी इस तरीके से नहीं लाई जा सकती थी कि इनको भी सजा दिलाई जाए, नहीं, इक्वलिटी इस तरीके से लाई जा सकती थी कि ये जो मिस्टर एक्स को जो सजा दी जा रही है इसको भी खत्म कर दिया जाए। भाई इन्होंने इनसे प्यार किया, कई बार आदमी प्यार में पड़ जाता है और कई बार नहीं पता रहता कि सामने वाला शादीशुदा है कि नहीं, तो पुरुष को अधिकार है कि वो, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो महिला है वो एक कॉमोडिटी है पुरुष के लिए, तो उसको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन पुरुष महिला के लिए कॉमोडिटी नहीं है, तो महिला का संपूर्ण अधिकार नहीं है। तो ये बड़ा आधा अधूरा सा नहीं लग रहा है कि ये चाहे तो इनको सजा दिला सकते हैं, लेकिन ये चाहे तो इनको सजा नहीं दिला सकते। तो जो 497 है इसको ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं भाई, देखिए अगर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप इनके खिलाफ तलाक के लिए जाइए, आप प्रूफ दीजिए और तलाक ले लीजिए। इनको लगता है कि इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में जाइए, अपने सबूत दीजिए और तलाक ले लीजिए। इस दौरान मिस्टर एक्स और मिस वाई जो है इनको किसी तरीके का कानूनी रूप से क्या कहते हैं सजा नहीं होगी, किसी भी मतलब आईपीसी की किसी भी धारा के तहत। यह सबसे मुख्य बात है, समझने लायक है, ठीक है। तो इस तरीके से समानता को स्थापित किया गया कि एक कानून जिसका पलड़ा एक साइड झुका हुआ था उसको बैलेंस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो समानता के ऐसे बहुत से रूप हैं जिन्हें हम कितने सारे वादों के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि लेयर्स किस तरीके से खुलती जा रही है, किस तरीके से कोर्ट और सशक्त होती जा रही है और संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कितनी तार्किक बातों को सामने ला रही है। एक और केस है, राइट ऑफ वुमेन टू इंटर सबरीमाला टेंपल, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए इस केस में हुआ यह था कि जो मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं हैं, मतलब जिनको अभी भी मासिक धर्म आते हैं, मंदिर में उनके जाने पे पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ। ये केस आया, इस केस के तहत महिलाएं गई और फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष जा सकते हैं तो महिला भी जा सकती हैं, उनके अधिकारों का हनन है अगर आप उनको रोक रहे हैं मंदिरों में प्रवेश करने से, मंदिरों में जाने से। इस केस के द्वारा उनको मंदिर में जाने का अधिकार दिया गया। हालांकि इसके अगेंस्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, मैं तार्किक रूप से बहुत इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन ये पॉइंट हमें सुनना जरूर चाहिए। एक किसी विद्वान ने कहा कि चूंकि मंदिर के शास्त्र में पहले से ऐसा लिखा हुआ था, देखिए इसको किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं, मंदिर के शास्त्र में या उनके कानून में पहले से था कि मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं नहीं आ सकती हैं। भाई अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उस मंदिर को बॉयकॉट करके नया मंदिर बना के वहां चले जाइए। ये एक पक्ष था, मैं फिर से कह रहा हूं ये एक पक्ष था, ये हमारा पक्ष नहीं है, ये किसी ने रखा। थोड़ा सा लॉजिकल एक एंगल दिखता है, हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की ये ज्यादा तार्किक है कि भाई किसी भी तरीके से, भाई बड़ा मंदिर है, सबकी आस्था है, उनकी भी आस्था है, वो भी जाना चाहती हैं, उनको आप जाने दीजिए। अगर आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित किया। तो ये जो हमारा जो पिछले आधे घंटे 35 मिनट की जो जर्नी थी, इस जर्नी में 40 मिनट की लगभग ये जो जर्नी थी, इस जर्नी में हमने देखा और समझा कि जो समानता का अधिकार है उसने प्रॉपर एक 180 डिग्री एंगल, जो पूरा एक 180 डिग्री के कोण है उसको नापा है। उसने देखा है कि कौन कौन सी लेयर जुड़ती गई, किस किस तरीके से समानता को भारत के संविधान और भारत की जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा पुनः उसके सशक्त और सबसे मजबूत रूप से और सबसे तार्किक रूप से स्थापित किया गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये रिलेटेड था राइट टू इक्वालिटी से। इसके पहले हमने अनुच्छेद 19 की और उससे पहले अनुच्छेद 21 की बात की थी। इसी तरीके से जो इस तरीके के टॉपिक है जो कई बार पढ़े तो होते हैं लेकिन हमारे समझ में उस तरीके से नहीं आ पाते, उनको और क्लैरिटी देने के लिए हम इस तरीके के जो प्रयोग हैं वो करते रहते हैं, और उसी प्रयोग के द्वारा हम आप और हमारा संविधान सीरीज निकली और आज हम उसके 6वें एपिसोड पे हैं और उसे भी हम सफलतापूर्वक खत्म कर चुके हैं। आप लोग से मैं वापस से निवेदन करता हूं कि अगर कभी भी आपको लगे कि और विषयों पे हमें बनाना चाहिए पॉलिटी से जुड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। एक और बात, स्टडी IQ PCS में रेगुलरली नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। नोटिफिकेशन आपको तमाम माध्यम से मिल जाएगी, नहीं मिलती तो studiiq.com पे जाके स्टेट वाले सेक्शन में आप नए कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। वहां पे आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके या जो नंबर पे कॉल करके आप जान सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स खरीदने और कैसे कोर्स खरीदने हैं, ठीक है। वहां पे जाइए और बेहतरीन कोर्सेज का वहां पे आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा तमाम सफल छात्रों के द्वारा, उनके टेस्टिमोनियल के द्वारा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। स्टडी IQ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि हमारा आपका जो ये मिलाप है ये सफलता के उस स्तर तक जाएगा जहां पे हम प्राउडली कह पाएंगे कि हमसे ऐसे छात्र जुड़े जिन्होंने स्टडी आईक्यू को माध्यम बना के अपनी सफलता को सुनिश्चित किया। शुक्रिया।